नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अपने आप को संगम समझने वाले साहब के सलाखों के पीछे जाने की। रायपुर के बीरगांव सलाखों के पीछे इन द सेंस की उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। रायपुर के बीरगांव में लाठी से लोगों की पिटाई करने के मामले में टीआई नितिन उपाध्याय को लाइन अटैच कर दिया गया है। उरला थाना क्षेत्र में टीआई के लाठी भांजने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बीरगांव का पूरा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां रविवार को शहीद नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने मृतक को कोरोना संदिग्ध बताया है। मृतक को देखने के लिए उमड़ी भीड़ पर पुलिस ने बल प्रयोग किया था। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर घटना की निंदा की थी और इसे अमानवीय बताया था, जिसके बाद लाठी भांजने वाले साहब को लाइन अटैच कर दिया गया है। तो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस तरह से लाठियां भांजने का काम यहां पर किया गया था। एक मां अपने बेटे को बचाने के लिए कह रही थी कि मुझे मार लो, इसे छोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी महाशय का दिल नहीं पसीज रहा था और वो लगातार लाठियां भांजते रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, अब किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, जिस बर्बरता पूर्वक टीआई ने लाठियां भांजी थी उसको लेकर चहुं और उस बात की निंदा हो रही थी। सोशल मीडिया पर जमकर ये वीडियो वायरल हुआ है। न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में ये वीडियो वायरल हुआ है और लोगों ने जमकर आलोचना की है पुलिस के इस रवैये की, क्योंकि आम लोगों पर जिस तरीके से गुस्सा निकाला जा रहा था टीआई के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा बर्बर था, जिसको लेकर न केवल मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि यह अमानवीय है, वहीं आम लोगों ने भी जमकर इस बात की आलोचना की थी। यही वजह है कि एसएसपी आरिफ शेख ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और तत्काल प्रभाव से टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया है। अब देखना होगा आगे जांच के बाद और क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है पुलिस कर्मियों को, लेकिन अगर ऐसा ऐसा रवैया उनका रहेगा तो जाहिर है कि आम लोगों के बीच में जो पुलिस की अच्छी छवि बन रही थी उसको बट्टा लगाने का काम जो है उरला के टीआई ने किया है। उनको अब बदल दिया गया है, उनके जगह पे अमित तिवारी को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ये कार्रवाई की गई है एसएसपी के द्वारा। अब जांच एडिशनल एसपी तारकेश्वर पटेल कर रहे हैं। वो अपनी जांच में किन बिंदुओं को शामिल करते हुए क्या जांच रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पर आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, उसके बाद और आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लिहाज से और छत्तीसगढ़ वासियों के लिहाज से बेहद अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में चावल लेने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। सेंट्रल पूल में एफसीआई 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 31 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया था। कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 104 नए मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना के 1197 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक्टिव मरीजों की संख्या 857 है। कोरोना से प्रदेश में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 335 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना पर कंट्रोल की तैयारियों की समीक्षा की और आगे की रणनीति बनाने के लिए सोमवार को बैठक की। सीएम ने रायपुर बिलासपुर सिम्स के अधिकारियों के साथ साथ दूसरे अधिकारियों के साथ मंथन किया। सीएम ने क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था, अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की जानकारी ली। कोरोना से निपटने के लिए जिले में 141 कोविड केयर सेंटर और कोरोना मरीजों के लिए 21,230 बिस्तर का इंतजाम किया जा रहा है। इस बात को लेकर भी मंथन किया है। तो कोरोना से सरकार लगातार लड़ने के लिए एक्टिव नजर आ रही है और लगातार मंथनों का दौर जारी है और कोरोना पर कैसे कंट्रोल किया जाए इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि अवधेश, लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और सरकार भी और ज्यादा एक्टिव होती जा रही है। किस तरह के और इंतजाम अब देखने को मिलने वाले हैं? दीपेश, देखिए, जिस तरह से बीते 22-23 दिनों में छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर टूटा है कि रोज दर्जनों की संख्या में नए मरीज मिल रहे हैं, 80 के औसतन रोज मरीज मिल रहे हैं और यही वजह है कि जो कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1100 के पार तक पहुंच चुका है। तो वही एक्टिव मरीज 857 तक पहुंच चुके हैं। ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में स्थिति और भी गंभीर इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी भी लाखों की संख्या में लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं और लगातार उनकी जांच जारी है। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे वास्तविक हकीकत सामने आएगा। मतलब ये कि संक्रमण का जो दर है वो पता चलेगा, मतलब नए मरीज और अधिक सामने आएंगे। क्योंकि इस तेजी से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसमें सरकार भी चिंतित है कि कैसे व्यवस्था की जाए, कैसे लोगों के मन से भय हटाया जाए और लोगों को उचित उपचार मिल सके। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद बैठक लेके इस तमाम चीजों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं। नए कोविड सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 28 जिलों में नए अस्पताल, जो कोविड डेडिकेटेड अस्पताल होगा उसके निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है, उसे तैयार किया जा रहा है। कई जिलों में शुभारंभ भी हो चुका है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि जिस तेजी से संक्रमण अपने पैर पसार रहे हैं उसी तेजी से सरकार भी ये चाह रही है कि धरातल पे व्यवस्था बहाल हो, क्योंकि आने वाले समय में अगर और स्थिति भयावह होती है तो ऐसे में लड़ने में, उससे बचने में लोगों को मदद मिल सके। हाँ बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार लगातार विचार विमर्श कर रही है, मंथनों का दौर जारी है कि किस तरह से इस पर लगाम लगाई जा सके। रायपुर में 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंदिर खसौद थाना में पदस्थ दोनों जवानों ने कंटेनमेंट एरिया मंदिर खसौद और सड्डू क्षेत्र में ड्यूटी की थी। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव पुलिस जवानों की संख्या अब 3 हो चुकी है। बिलासपुर जिला अस्पताल को 100 बिस्तर वाले संभागीय कोविड अस्पताल में तब्दील किए जाने के बाद यहां मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे अस्पताल को भी कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देश पर शहर विधायक और सीएमएचओ ने रेलवे अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक शैलेश पांडे ने बताया कि जल्द ही रेलवे अस्पताल को कोविड अस्पताल के तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। 75 बिस्तर वाले इस अस्पताल में जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। सीएमएचओ ने बताया कि रेलवे अस्पताल के साथ जरूरत पड़ने पर दूसरे अस्पतालों को भी अधिग्रहित किया जाएगा। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और कोरोना के मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिला अस्पताल जो कोविड डेडिकेटेड सेंटर था उसमें 100 बिस्तर की फैसिलिटी थी, वो लगभग अब ऑक्यूपाइड होता जा रहा है। तो आगे के खतरे को देखते हुए राज्य शासन ने जो है वो रेलवे हॉस्पिटल को जो है वो कोविड सेंटर बनाने के लिए बातचीत चल रही है। तो उसके लिए व्यवस्थाओं को जायजा लेने के लिए मैं गया था। मुझे व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और रेलवे हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ हैं। उसे 75 बेड की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। तो अगर खतरा बढ़ता है तो मरीज बढ़ते हैं तो उसको रेलवे हॉस्पिटल को उपयोग में लाया जा सकता है। विधायक जी के साथ रेलवे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया जो कोविड हॉस्पिटल के लिए तैयार किया गया है। 75 बेड के कोविड हॉस्पिटल के लिए हमने उसको तैयार किया, उन्होंने उनसे लिया है। अब काफ़ी तैयारी हो गई है, करीब करीब कंप्लीट है हॉस्पिटल हम उनके तरफ से। और डॉक्टरों का भी स्टाफ के ये कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बना ली, ड्यूटी की रोस्टर बना लिया है, उसका ड्यूटी की तैयारी कर रहे हैं। कवर्धा में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। ये महाराष्ट्र से लौटे मजदूर हैं। इन्हें क्वारंटीन किया गया था और जांच के लिए सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया था। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 95 हो गई है, जिसमें से एक्टिव मरीज 82 हैं, जिनका इलाज रायपुर एम्स और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को पत्र लिखकर प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को स्थगित करने का आग्रह किया है। सीएम ने प्रस्तावित बिल को गरीब जनता और किसानों के लिए अब
खतरा बताया, किसानों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल से फसल की उत्पादकता और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर विपरीत असर पड़ेगा और बिजली संशोधन बिल से राज्य के अधिकारों का हनन होगा। इतना कि नहीं, इस बिल से निजीकरण और पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ राज्य विद्युत नियामक आयोग पूरी तरह से अधिकार विहीन हो जाएगा। तो पूरे मामले को लेकर बातचीत काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और बिजली की समस्या को लेकर बिजली मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा गया है और सीएम ने प्रस्तावित बिल को गरीब जनता और किसानों के लिए ठीक नहीं बताया है, किसानों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से फसल की उत्पादकता और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता पर विपरीत असर पड़ेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर बिलासपुर के चिंगराजपारा से संपर्क अभियान की शुरुआत की। रमन सिंह ने लोगों से मुलाकात कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को शपथ भी दिलाई। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है। व्यक्तिगत जनसंपर्क अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बिलासपुर पहुंचे। इस बीच उन्होंने गरीब प्रवासी मजदूरों को छाता, खाने पीने की सामान के साथ पानी की बोतल बांटी। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कोरोना को लेकर राज्य की कांग्रेस की सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लिया। प्रदेश और बिहार में सैकड़ों ट्रेन जा चुकी थी, तब तक छत्तीसगढ़ की कोई कार्य योजना नहीं बनी। आधे से ज्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ में या तो किराए की बस से आए या पैदल आए या साइकिल के माध्यम से आए। आज तारीख तक मजदूर भटक रहे हैं, कोई सरकार की तरफ से कोऑर्डिनेशन नहीं। क्वारंटाइन सेंटर आप चले जाइए, पत्रकार बंधु चले जाएं और क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति देख लें। एक तरफ दिल्ली के क्वारंटाइन सेंटर देखता हूँ, उत्तर प्रदेश के क्वारंटाइन सेंटर की बात सुनता हूँ और दूसरी तरफ हमारे पंचायत को जिस प्रकार क्वारंटाइन के लिए किया गया है, सरपंच के भरोसे पूरे मजदूर बंधुओं को छोड़ के रख दिया गया है। वहाँ खाने की व्यवस्था नहीं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था नहीं, मास्क की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय की व्यवस्था नहीं। शायद हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है। आगे बढ़ते हैं। सुकमा में नक्सलियों को कारतूस सप्लाई करने के मामले में एसआईटी ने एएसआई आनंद जाटव और हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों AK-47 SLR और कारतूसों के साथ सप्लायर गिरफ्तार हुए थे। इनसे पूछताछ और कारतूसों की पड़ताल की गई तो इन पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला था 4 जून को, जिसमें 2 लोगों को सुकमा में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था कारतूसों के साथ में। उस मामले में एसआईटी गठित करके जांच की जा रही है और जांच के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें पुलिस महकमे के 2 लोगों के नाम भी सामने आए। एक एएसआई हैं और एक हेड कांस्टेबल है। इन दोनों को आज हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के बाद में हिरासत में लेकर के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। सरगुजा में 40 डॉक्टरों और 16 नर्सों की नियुक्ति की गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक पीएस सिसोदिया ने बताया कि इनमें से 25 डॉक्टरों की मेडिकल कॉलेज, 8 डॉक्टरों की जिला अस्पताल, 7 डॉक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में नियुक्ति की गई है। अपने को अभी 25 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में और 8 डॉक्टर जिला चिकित्सालय में तथा 7 डॉक्टर फील्ड के लिए मिले हैं। ये माननीय मंत्री जी के विशेष प्रयास से हमारे ज़िले को यह सौगात मिला हुआ है। लगभग 33-34 डॉक्टर जिला स्तर पर और 5-7 डॉक्टर ग्रामीण स्तर पर हमारे आ रहे हैं। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने विशेष प्रयास किया था और 16 नर्सेस भी उन्होंने दिया है, जिससे हमारे को कार्य करने में सुविधा होगी
और इस जिले के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार की दिशा में। छत्तीसगढ़ में करीब 2 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए कल मंदिरों के कपाट खोल दिए गए। मंदिरों में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रायपुर में महामाया मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन कराने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। भक्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। अनलॉक 1 के तहत शुरू की गई सिटी बसें केवल 2 ही दिन चलने के बाद बंद हो गई। 30 सिटी बसें लॉकडाउन के बाद शहर में चलाई जा रही थी, लेकिन 2 दिनों में केवल 300 यात्रियों ने सफर किया। यात्रियों की कमी को देखते हुए बस ऑपरेटरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिलहाल सिटी बस नहीं चलाने का फैसला लिया गया। लॉकडाउन के बाद रायपुर में सिटी बसें चली जरूर, लेकिन केवल 1 से 2 दिन, और उसके बाद फिर एक बार सिटी बसें डिपो में ही खड़ी है, बंद हो गई हैं। और इसकी वजह यह है कि प्रॉपर पैसेंजर्स जो हैं वो बसों में नहीं मिल रहे हैं, और जिस तरह से कोविड की वजह से तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है बसों में, और इसके अलावा ये भी देखा जा रहा था कि यात्री जो हैं वो नहीं मिल पा रहे थे पूरी तरह से, और इसलिए यहाँ पर इन्हें 2 दिन चलाने के बाद बस सेवा बंद करनी पड़ी। केवल वही बसें जा रही हैं जो कि मंत्रालय कर्मचारियों को लेकर के जाती हैं या फिर जो शासकीय काम से जा रही हैं, लेकिन ऐसी बसें जो कि आम यात्रियों के लिए चल रही थी वो एक बार फिर से बंद हो गई हैं। और वजह यही है कि पैसेंजर्स इन्हें नहीं मिल पा रहे थे, और इस ऐसे में बस ऑपरेटर्स जो हैं वो अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए फिर से एक बार सिटी बसों को इनके डिपो में खड़ी कर दी गई है। ये सिटी बसें फिर कब चलेंगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि नगर निगम के अधिकारियों के साथ इनकी बात हुई थी। उस दौरान ये भी कहा गया था कि कम पैसेंजर्स के दौरान खर्चा निकालना काफी मुश्किल होगा, और ऐसे में फिर एक बार सिटी बसें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। ये कब फिर से एक बार सड़कों पर चलेंगी ये कह पाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। सूरजपुर के भटगांव थाना इलाके में एससीसीएल के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भैयालाल साकू नाम के शख्स की हत्या उसकी पत्नी ने ही उसके भाई के साथ मिलकर की थी। बताया यह जा रहा है कि भैयालाल साकू की पत्नी तारा साकू का किसी दूसरे शख्स के साथ नाजायज संबंध था। पति के सामने राज खुलने पर तारा साकू ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाद में जब हम पूरे सिलसिलेवार उनसे पूछताछ की तब हमको पता चला कि जो तारा साहू है उसका किसी व्यक्ति के साथ में कुछ संबंध था, जिसके संदेह के आधार पर जो मृतक था अपनी पत्नी पर शक करता था और शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता रहता था। उसकी पत्नी जो थी काफ़ी दिनों से यह हत्या करने का उसका प्रयास कर रही थी। इस तरीके से उसने एक सोची समझी साजिश के तहत अपने भाई को विश्वास में लेकर यह घटना को अंजाम किया। धमतरी जिले के पोटियाडीह गांव में सरकारी गौठान की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस सरकारी जमीन पर कुल 41 परिवारों ने अपना घर बना रखा था। करीब 8 महीने से यहां पर 41 परिवार अपने घर परिवार के साथ रह रहे थे। धमतरी तहसीलदार के नेतृत्व में अतिक्रमण विरोधी दस्ता और पुलिस बल बुलडोजर लेकर पहुंचा और सभी 41 मकानों को ध्वस्त कर दिया, जिससे इलाके में तनाव पैदा हो गया। पुलिस के साथ लोगों की झड़प भी हुई। पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो सरकारी जमीन थी और सरकारी जमीन पर 41 परिवारों का कब्जा था और 41 परिवार यहां पर लंबे समय से रह रहे थे, जिन्हें घर खाली करने के लिए नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन्होंने अपने घरों को खाली नहीं किया। सरकारी जमीन को नहीं छोड़ा गया। तब जाकर तहसीलदार के नेतृत्व में दल बल के साथ टीम पहुंची और फिर इन मकानों को खाली कराया गया और फिर इन्हें ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जब ये कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की चल रही थी तब तनाव जैसी स्थिति निर्मित हो गई। लोग पुलिस का विरोध करने लगे और झड़प जैसी स्थिति निर्मित होने के बाद पुलिस ने इन सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। तो गौठान की ये जमीन थी और अवैध कब्जा है, जो 4 साल 5 साल से अवैध कब्जे किए हुए हैं उनको पहले हटाएं, उसके बाद अपना हटा देंगे। तो महेश्वर ढीमा कहाँ रहता? यही है, घर नहीं है भैया, नीचे बनाया नाम। अच्छा, कितना साल से रहते थे? अभी बनाया नहीं, 7-8 महीना हो गए।
पट्टा है एक पुराना बने थे कर पट्टा नहीं तो हमारे कहाँ बन जाए भाई। ग्राम पंचायत द्वारा इनको नोटिस दिया गया, 3 नोटिस जारी किया गया, समय समय पर्याप्त समय भी दिया गया कि आप अपना अतिक्रमण यहाँ से हटवा लेकर के, लेकिन ये लोग हटाए नहीं। अभी मनरेगा के तहत कार्य इसमें स्वीकृत किया होना है इसमें, और इसमें काम भी चलेगा जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। बलौदाबाजार की महानदी जोक और शिवनाथ नदी में बिना अनुमति अवैध रेत का उत्खनन जारी है। ट्रैक्टर और हाईवा से नदियों में से रेत का अवैध उत्खनन जोरों पर है। बलौदाबाजार से लगे हुए डोंगरीडीह, भालूकोना, खैरी, हसुआ सहित दर्जनों गांव में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। अभी जाके जो भी खनन नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं और उसके बाद उस पर पेनल्टी या दंड की राशि वसूल की जाती है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।